फिर बताया जा रहा है जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उनकी जो सरकार होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उनके काम करने के तरीके में कुछ मुख्य मूलभूत चीजें शामिल होती हैं। जैसे कोई भी काम होता है तो उसमें तीन चार कुछ ऐसे मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं जिसको ध्यान रखा जाता है। जैसे सबसे पहले लोकतांत्रिक जो भी सरकार होगी उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी, यानी कि लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। कहने का अर्थ, जैसे भारत में क्या होता है, हम लोग वोटिंग के माध्यम से अपना जो है प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो प्रतिनिधि आगे जाकर मुख्यमंत्री बनाते हैं या प्रधानमंत्री बनाते हैं, फिर वो गवर्न करते हैं कंट्री को। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर देश में किसी भी प्रकार का संघर्ष हो तो एक सिस्टम होना चाहिए जो शांतिपूर्ण तरीके से उस संघर्ष का, उस परेशानी का हल निकाल सके, समाधान कर सके। कोर्ट है अपने यहाँ, आप जानते हैं, कोई भी बात हो खुद से सॉल्व नहीं करना, कोर्ट में जाइए, उसे सॉल्व किया जाएगा। पुलिस है, जो भी मतलब एक तंत्र बना हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए। फिर एक बहुत ही अच्छा वैल्यू है समानता, इक्वालिटी। प्रत्येक लोकतंत्र में यह बहुत ही मतलब मैंडेटरी हो जाता है कि सभी एक समान हो, सभी व्यक्ति एक समान रूप से काम करे, सबको समान अधिकार मिले। ठीक है। दूसरा होता है न्याय। और ये जो समानता और न्याय है दोनों बहुत ही मतलब करीब हैं एक दूसरे के। अगर समाज में समानता आ जाएगी तो न्याय खुद ब खुद आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है मताधिकार की समानता, इक्वल राइट टू वोट। आप जानते हैं भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में क्या है, अपने देश में वोटिंग का सिस्टम है, सभी वयस्क को मत देने का अधिकार है, चाहे वे कितने भी पढ़े लिखे हो, उनका धर्म कुछ भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको मतलब वोट देने का अधिकार है। और इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ठीक है। और यह क्या है, समानता के विचार पर आधारित है। समानता ही तो है कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, बस एक उम्र सीमा बताई गई है कि इतने उम्र के बाद यह वोट दे सकता है। तो यह क्या है, यह समानता के विचार पर आधारित है, मताधिकार की जो समानता हमें मिलती है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इनइक्वालिटीज की, असमानता की, कि असमानताएं कैसी हैं या कैसे फैलती हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि कास्ट सिस्टम, जो जातिगत व्यवस्था है, भारत में सामान्यतः मतलब असमानता फैलाने में यह एक बहुत ही बड़ा कारण है। आज पढ़े लिखे लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं, जो जान रहे हैं कि जातिगत व्यवस्था अपने समाज में असमानता फैलाने का एक कारण है, वो भी इससे नहीं बच पाते। इतने दूर दूर तक लोगों के अंदर ये चीजें भर चुकी हैं कि आसानी से लोग नहीं इस बात को समझ पाते। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो लोग बहुत ही मतलब दृढ़ता से इस चीज को फॉलो करते ही हैं, साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोग भी इसे फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बुक में आपको बताया गया है वैवाहिक विज्ञापन। वैवाहिक विज्ञापन में क्या होता है, बताया जाता है कि हमें इस कास्ट का लड़का चाहिए, कास्ट जरूर उसमें मैंडेटरी रहता है। वैवाहिक विज्ञापन वही लोग देंगे जो शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे जानकार हैं, फिर भी वो कास्ट का जिक्र कर रहे हैं। कहने का अर्थ, वो ये जानते हैं कि असमानता का बहुत बड़ा कारण है, फिर भी वो इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बताया जा रहा है दलित शब्द के विषय में बताया गया है। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा वर्ड है जो मतलब निचली जाति के जो लोग हैं खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वर्ड का सहारा लेते हैं, या कहते हैं कि दलित का अर्थ होता है जिसे दबाया गया हो, कुचला गया हो। और ये इस वर्ड के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि इतिहास में हमें किस तरीके से दबाकर हजारों साल तक रखा गया, हमारे साथ भेदभाव किया गया। ठीक है। बुक में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के विषय में बताया गया है, जो बाद में जाकर एक बहुत ही प्रसिद्ध दलित लेखक हुए। उनकी आत्मकथा है जुट्ठन, बहुत ही मतलब मार्मिक तरीके से लिखी गई है। चलिए आगे बताया जा रहा है कि जब भी किसी के साथ असमानता का व्यवहार होता है, इनइक्वालिटी की जो मतलब बिहेवियर होती है उनके साथ, तो उनके सम्मान को, डिग्निटी को ठेस पहुंचती है। बिल्कुल सही बताई गई है, आप बुक में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। आप खुद सोच के देखिए, आप कहीं पे खड़े हैं और जो है वहीं पे दूसरा व्यक्ति खड़ा है, किसी खास कारण से, अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, फिर भी कोई ऐसा काम है जो आप दोनों ही कर सकते हैं और उसी को प्रायोरिटी मिल रही है, आपको बुरा लगेगा, आपके सम्मान को, डिग्निटी को ठेस पहुंचेगी। तो ये बातें बताई जा रही है कि ऐसा होता है, गरिमा को सम्मान पहुंचता है। बुक में आप देखेंगे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी दंपति को रूम ना मिल रहा है और उनको बाद में बताया जाता है कि अगर आप अपना नेम चेंज कर लेते हैं तो शायद आपका जो है ये काम हो जाए, आपको रूम मिल जाए। चलिए अब बताया जा रहा है भारतीय लोकतंत्र में समानता, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए अपना जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि सभी व्यक्ति समान है। असमानता बिल्कुल खत्म कर दी गई। जब से देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तभी से ये बात ला दी गई कि किसी के साथ किसी प्रकार की भेदभाव नहीं की जाएगी। अपना जो मतलब समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान दिया गया है, उसको नीचे यहाँ दिखाया जा रहा है। सबसे पहला है
संविधान में कहा गया है कि कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति एक समान होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। दूसरा, अनुच्छेद 15 में कहा गया है, आर्टिकल 15 में, कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरी बात है, कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर मतलब जाने का राइट होगा, हक होगा, और उसका उपयोग वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सार्वजनिक कुआं है, तालाब है, बाजार है, ये है, तो वहाँ कोई भी जा सकता है। ये नहीं कि गांव का कोई जो है बड़ा जमींदार टाइप आदमी कह दे कि तुम बाजार में नहीं आओगे क्योंकि तुम इस जाति के हो। ऐसा नहीं है, सबके साथ एक टाइप का व्यवहार होगा। फिर चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनटचेबिलिटी वाली जो बात थी, अस्पृश्यता वाली, उसका उन्मूलन कर दिया गया और इसको तो बिल्कुल मतलब कानूनी अपराध बना दिया गया कि अगर ऐसा कहीं देखने को मिलता है तो इसे अपराध के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप प्रायोगिक स्तर पे देखते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप देखते होंगे अभी भी समाज में ऐसा चलन है। अभी भी कुछ जाति के लोगों को कुओं, तालाब या फिर बाजार, बाजार तो नहीं कह सकते, लेकिन कुआं या तालाब पे नहीं जाने दिया जाता। कहा जाता है ये कुआं इसी जाति के लोगों का है। फिर जो ये अनटचेबिलिटी वाली बात है जिसे संविधान के अनुसार बिल्कुल ही मतलब अपराध बना दिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं है आज के समाज में। गाँव में जाइए, किसी खास जो है वर्ग के लोगों को जो है अभी भी टच नहीं किया जाता है, उन्हें जो है टच होना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये सारी बातें अभी भी हैं, भले ही संविधान अपने स्तर पे ये सारी बातें मतलब कह दिया है, लिख दिया गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में फिर कई वर्ष लग जाते हैं, बहुत सारे दिन लग जाते हैं। इसके लिए लोगों को, सरकार को, सबको जो है प्रयास करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि शासन ने, गवर्नेंस ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। कहने का मतलब संविधान में जो ये सारी बातें बताई गई हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, तो इस पे काम कौन करेगा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सरकार करेगी, शासन करेगी। तो ये दो तरीके से किया जाता है। पहला, कानून बनाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था छठी क्लास के बुक में, कानून बनाकर कोई भी काम किया जाता है। फिर सरकार के पास जो है वो शक्ति भी है कि लोगों से कानून मनवा सके, तो कानून बनाई जाती है। फिर जैसे अनटचेबिलिटी पे कानून बना दिया गया कि यह कानूनन अपराध होगा, अब लोग इसे करेंगे और पकड़े जाएंगे तो उन्हें जो है दोषी करार दिया जाएगा। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा है, सरकार नई नई योजनाएं लाती है, कार्यक्रम लाती है, जिससे कि जो सुविधाहीन समाज हैं उनकी मदद हो सके। जैसे महिलाओं को जो है कमतर समझा जाता था, तो उनके लिए सरकार नई नई योजनाएं लाती हैं कि महिलाएं आगे बढ़ सके, पुरुषों के साथ कदम ताल कर सके, कदम से कदम मिलाकर समाज को वो भी अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है मिड डे मील का, कि मिड डे मील जो स्कीम है सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है। इससे समानता भी आती है। आप जानते हैं कि मिड डे मील जो है ड्रॉप आउट की समस्या को तो बहुत हद तक खत्म करती ही है, लेकिन यह समानता लाने में भी सहायक है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले थोड़ा सा मिड डे मील के फैक्ट को देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम सरकारी मतलब प्राथमिक स्कूलों में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में लाया गया। फिर 2001 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 माह के अंदर सभी राज्य सरकार अपने अपने राज्य के स्कूलों में इस योजना को लाए, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है। और जो ये योजना लागू किया गया, इसके बहुत ही काफी सकारात्मक पॉजिटिव मतलब इसका प्रभाव देखने को मिला। सबसे पहला प्रभाव बताया जा रहा है कि दोपहर का भोजन मिलने से क्या हुआ, जो गरीब बच्चे स्कूल में आते थे अब अधिक संख्या में बच्चे आने लगे। कहने का मतलब जो ड्रॉप आउट की समस्या थी वो समाप्त हो गई, स्कूल में एडमिशन बढ़ने लगा, फिर बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगे क्योंकि उनको खाना मिलता था। दूसरी बात बताई जा रही है कि गाँव की वे माताएं, वे महिलाएं जो मतलब दोपहर में काम छोड़ के घर पे आती थी अपने बच्चों को खाना खिलाने, जैसे टिफिन होगा 12-1 बजे, तो बच्चे घर पे जाएंगे तो उनको, उनकी जो माँ है अगर बाहर काम करती हैं तो उतने बजे फिर उनको वापस आना होगा क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना है। तो ये एक समस्या भी खत्म हो गई, सामाजिक समस्या। दूसरा बताया जा रहा है जातिगत पूर्वाग्रह, जो कास्ट प्रेजुडाइसेस थे वे भी समाप्त हुए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जितने स्कूल हैं उसमें सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं। और जब मिड डे मील की व्यवस्था हुई, टिफिन में सबको खाना खिलाया जाता था, तो सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे। तो ये भी एक तरीके से समानता लाने में ये बहुत ही लाभदायक रहा। उसके बाद बताया जा रहा है चौथी बात कि इस कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी बहुत सहायता की। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो खाना भी जिनको अच्छे से नसीब नहीं होता, नहीं मिल पाता है, तो ऐसे विद्यार्थी भी अब स्कूल आने लगे क्योंकि उनको खाना मिलता था और उसी बहाने वो पढ़ने भी लगे, ध्यान भी केंद्रित कर पाते थे पढ़ाई पे। ठीक है, अंत में एक बात बताई जा रही है कि प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है। वही वाली बात है, हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जो ये समानता असमानता का ग्राफ है वो इस कारण से फैलता है
कि समाज में कुछ व्यक्ति बहुत ऊपर है और कुछ बहुत नीचे है। इस ग्राफ को जो है हमेशा बराबर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये एक स्तर पे जाके रुक नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आपने इस ग्राफ को, मान लीजिए सरकार ने, लोग ने कोशिश करके बराबर कर दिया, तो आज तो बराबर आपने करके छोड़ दिया, फिर कल हो कि जो ये वाला वर्ग है और आगे जाएगा, तो इसे भी तो और आगे जाने की जरूरत होगी। कहने का मतलब ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू हमेशा बनी रहती है। समानता स्थापित करना एक बार की बात नहीं है, ये हमेशा की बात होती है। अब बताया जा रहा है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब हम लोग इसमें यूएसए को उदाहरण के रूप में लेंगे। हम लोगों ने भारत के विषय में पढ़ा, भारत में समानता का क्या मतलब अस्तित्व है, कैसे काम करता है। अब थोड़ा सा अमेरिका में देखते हैं कि अमेरिका में क्या सिस्टम है। बताया जा रहा है कि संसार के जितने भी लोकतंत्रीय देश होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, समानता के मुद्दे पर वहाँ विशेष रूप से संघर्ष होते रहता है। उदाहरण के लिए आपको अमेरिका के अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के विषय में बताया जा रहा है कि वहाँ के जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे, वो आज भी स्वयं को असमान बताते हैं। आज़ादी के पहले जब अमेरिका गुलाम था, तो वहाँ अफ्रीका से लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता था। आज़ादी के बाद वहाँ बहुत सारे संख्या में अफ्रीकी लोग रहे, जिन्हें अफ्रीकी अमेरिकन के नाम से आज जाना जाता है। तो ये जो इस समूह के लोग हैं, आज भी कहते हैं कि हम असमान हैं, या आज भी ये मतलब नॉर्मल जो अमेरिकी लोग हैं उनसे गरीब हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि असमानता का व्यवहार, बिहेवियर उनके साथ काफी दिनों तक होता रहा। बताया जा रहा है कि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन चला, मूवमेंट चला, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है या सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। फिर इस आंदोलन के बाद 1964 में कानून भी बना। कानून के तहत बताया गया कि अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी एक समान होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अब इतने सालों से जो इनके साथ भेदभाव किया जाता रहा, तो उनकी स्थिति तो खराब होगी ही, आज भी खराब है। भले ही कानून ला दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे वहाँ आज भी ये चलन होगा कि उनके साथ भेदभाव किया जाता होगा। यही सारी बातें बताई जा रही है। फिर बताया जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15, इसे हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, ये अपना संविधान कहता है। अब है लोकतंत्र में चुनौती, चैलेंजेज ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की चुनौती क्या होती है। बताया जा रहा है कि कोई भी मतलब देश, किसी भी देश को पूरी तरह तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी बात अगर सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिविटी है किसी बात में, तो वो 100% सब्जेक्टिविटी होती ही नहीं है। लोकतंत्र क्या है, एक कह सकते हैं एक ऐसी बात है जो सब्जेक्टिव है। तो ये 100% कभी नहीं हो सकता। कोई भी देश आप सोच लीजिए, समानता लानी है, पूरी तरह से समानता लाई ही नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे बाकी रह जाएगा। हाँ, लेकिन अब वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि लोकतंत्र को नए अर्थ दे, वहाँ जो भी वैल्यूज हैं उनको स्थापित करने के लिए प्रयास करे। सरकार के साथ साथ समाज भी हमेशा इस काम में लगे रहे, तो एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। भले ही 100% नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे स्तर तक उसको ले जाया जा सकता है, अच्छे समाज की स्थापना की जा सकती है। तो ये अपना पहला अध्याय था। बने रहिए।